हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने पहला काम कर लिया होगा, न्यूमेरिकल कर लिए होंगे। मुझे एक कमेंट आया था कि आपने तो पहले ही क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कर दिए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, जब मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे, आपको याद हो, जो क्वेश्चन टिपिकल थे बोर्ड पे पूरे हल करे थे। अब ये क्वेश्चन आसान थे, बोर्ड पे पहले सॉल्व इसलिए कर दिए जिससे कि वीडियो छोटी बने। अब छोटी वीडियो बनेगी तो उसे अपलोड करने में भी आसानी रहेगी, नेट भी कम लगेगा भाई। अब मैं अगर उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को जिसमें सिंपल गुलाम का नियम लग रहा था तुम्हारे सामने सॉल्व करता तो अब भी मैंने कर देता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वीडियो बड़ी बन जाती भाई, लंबी बन जाती। तो इस बात का ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहले करके समझ में नहीं आने का वो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा पूरा, कोई बात नहीं। चलो खैर, अलग बात है। तो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व इसलिए कर देते हैं, जो आसान सवाल उसे पहले ही सॉल्व कर दें और फिर जिस समझा दें बाद में, उससे क्या हो कि टाइम बच जा, वीडियो छोटी बने और उसे अपलोड करने में आसानी रहे। चलो खैर, अलग बात है। अब जरा आज के टॉपिक पर आ जाओ, अध्यारोपण का सिद्धांत। एनसीईआरटी में अलग टॉपिक दिया गया है अध्यारोपण का सिद्धांत, इसलिए मैं इसे अलग से पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा है। वैसे तो आप इसके सवाल कर चुके, जो आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे, अनसोल्ड क्वेश्चन करे, त्रिभुज वाले या फिर चतुर्भुज वाले, जब एक ही आवेश पे बल निकाल रहे थे हम, अन्य आवेश जो बल लगा रहे थे, तो आपको याद होगा वहाँ हमने क्या काम करा था, उन्हें वेक्टर विधि से निकाला था, एक ही आवेश पर लगने वाला नेट बल। तो अध्यारोपण का सिद्धांत वही है, पर एनसीईआरटी में अलग टॉपिक है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास कोई आवेशों का निकाय है। अब निकाय क्या होता है? आवेशों का समूह। समूह का मतलब समझो, जैसे आप क्लास में बैठते हैं ना, तो आपकी क्लास एक निकाय है, कक्षा 11 के बच्चों का निकाय है, और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वो निकाय के कण हैं। तो मेरे पास कोई आवेशों का समूह है। मान लो यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है Q1, यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है Q2, यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है Q3, यहाँ रखा हुआ है Q4, यहाँ रखा हुआ है Q5, और यहाँ रखा हुआ है Q6, और फिर यहाँ Q7, Q8, Q9 डॉट 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 यहाँ रखा हुआ है कोई nवा आवेश Qn। क्लियर? ये आवेशों का निकाय हो गया। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ? मुझे देखना है कि यहाँ पे किसी भी एक आवेश को ले लो आप, मैं तो Q1 को लूंगा। आवेशों के निकाय में से किसी भी एक आवेश को ले लो, मैं लूंगा Q1 को। तो आवेश Q1 पर जो लगने वाला नेट बल होगा वो कैसे निकलेगा, वो आप जानते हैं। ये सभी आवेश Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और Qn, बीच में 7वां 8वां 9वां सारे आवेश है, ये nवा आवेश है। ये सारे ही आवेश इस पे बल लगाएंगे, क्योंकि देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो Q2 कहाँ धकेल देगा? इसे इस तरफ धकेल देगा। Q3 कहाँ धकेल देगा? ये प्लस Q3 भी दूर धकेल देगा। Q4 भी दूर धकेल देगा, Q5 भी दूर धकेल देगा, Q6 भी दूर धकेल देगा, और Qn भी से दूर धकेल देगा, क्योंकि प्लस प्लस में होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस आवेश Q1 पर आप निकाय में से कोई सा भी आवेश ले लो, मैंने Q1 लिया है, आप Q2 ले सकते हैं, Q3 ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो आवेश Q1 पर जो नेट बल लगेगा वो नेट बल होगा सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग। फिर से, आवेश Q1 पर जो परिणामी बल लगेगा वो क्या होगा? सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग, यानी दिशा देख के जोड़ना। ऐसा नहीं कि आवेश Q1 पे इसने लगाया 5 न्यूटन का बल और इसने भी लगा दिया 5 न्यूटन का बल, दिशा तो इसकी इधर है, इसकी इधर है, तो ऐसा नहीं कि 5 है 5 10 हो जाएगा। तो आप जानते हैं, मान लो एक कण पे लगा इधर 5 न्यूटन का बल, दूसरा भी क्या लगा इधर ही 5 न्यूटन का बल, तो टोटल कितना बल हो गया? 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। अब एक कण पे बल लगा इधर 5 न्यूटन और इधर पे कितना लगा? 5 न्यूटन। अब जुड़ के 10 नहीं होने का, उन्हें जोड़ने के तरीके आपको पता है। तो दिशाओं को ध्यान में रखकर जोड़ना वो कहलाता है सदिश योग। फिर से, दिशाओं को ध्यान में रखकर जोड़ना क्या कहलाता है? सदिश योग। तो यहाँ क्या है कि इनमें से किसी भी एक आवेश पर, मैं यहाँ Q1 को लूंगा, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी का मतलब सारे बल मिला के, इनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। आप लिख लो, मैं नोट करा देता हूं, हेडिंग डालिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत।
लिखिए, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, तो निकाय में से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। वही बात हुई जो मैंने बताई थी कि इसे मान लो ये कोई मैंने निकाय का कोई आवेश Q1 ले लिया, तो Q1 पे जो अन्य आवेश बल लगाएंगे सब मिलके, तो उन सब का जो जोड़ होगा सदिश योग, सीधा जोड़ नहीं सदिश योग, वो क्या होगा, इस पर लगने वाला परिणामी बल। अब सुनिए एक मिनट ध्यान से, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये Q2 Q1 को धकेल लगा है, खींचेगा, तो प्लस प्लस में होता है प्रतिकर्षण। Q2 क्या करेगा, Q1 को धकेल देगा, किस तरफ, इस तरफ धकेल देगा, तो ये बल हुआ F1 पे लगा और 2 ने लगाया, तो इसे कहेंगे F12। अब Q3 प्लस Q1 भी प्लस, तो Q3 Q1 पे कहाँ को बल लगाएगा, देखो Q3 Q1 को इस तरफ धकेल देगा, तो ये हुआ F1, यानी 1 पे लगा, किसने लगाया, 3 ने। इसी तरह यहाँ बल किस पे लगेगा, 1 पे लगाएगा कौन, 4। इसी तरह यहाँ बल किस पे लगेगा, 1 पे लगाएगा कौन, 5। इसी तरह यहाँ बल किस पे लगेगा, 1 पे लगाएगा कौन, 6। ये बलों की दिशाएं हैं, किस तरफ बल लग रहा है, ये बल सब लग कहाँ रहे, Q1 पे लग रहे। ऐसे ही nवा आवेश किस पे बल लगाएगा, 1 पे लगाएगा कौन, nवा आवेश। तो हमने इन बलों के नाम दे दिए कि Q2 ने Q1 पे कितना बल लगाया, Q3 ने Q1 पे कितना बल लगाया, Q4 ने कितना लगाया, ऐसे ही Qn ने कितना लगाया, किस पे, ये सब बल किस पे लग रहे हैं, यहाँ आवेश Q1 पे, इनके नाम रख दिए। तो आप जरा लिख लो इस बात को, माना आवेशों के किसी निकाय में n आवेश, माना आवेशों के किसी निकाय में n आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है। आवेशों के किसी निकाय में कितने आवेश हैं, n आवेश हैं। कौन कौन से हैं, मैं तुम्हारे सामने लिख दिया। निकाय में से आवेश Q1 पर, निकाय में से आवेश Q1 पर अन्य आवेशों Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn, लिखते रहो, द्वारा लगाए गए बल क्रमशः आपने लिख दिए थे। Q2 ने कितना बल लगाया था, F12, Q3 ने कितना लगाया था, F13, लिखते रहो भैया। ऐसे ही Q4 ने कितना लगाया था, F14, ऐसे ही Q5 ने कितना लगाया था, F15, और ऐसे ही nवें आवेश ने कितना लगाया था, F1n। ये वे सारे बल हैं जो आवेश Q1 पे लगे, और लगाए किसने, Q2 ने, Q3 ने, Q4 ने, Q5 ने और Qn ने। देखिए, तब आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, अब आप अगले लाइन में लिखेंगे, मैं ये एडजस्ट कर दूंगा। मान लो आवेश Q1 पे जो बल लगेगा वह F1 है, सब ने जो मिला के बल लगाया उसका जो परिणामी आया वो कितना है, F1। तो F1 क्या है, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल।
वो क्या होगा, इन सब बलों के सदिश योग के बराबर। आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये जो बल लग रहे थे ना, ये आवेश Q2 ने लगाया था, ये Q3 ने लगाया था, ये Q4 ने लगाया था, किस पे, 1 पे। इन सब बलों का क्या, सदिश योग बराबर क्या, बराबर क्या, आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल। ठीक है, अब इनके मान कैसे भरे वो मैं आपको याद दिलाता हूं। याद करो कूलाम के नियम का सदिश रूप। दो आवेश थे, एक आवेश था Q1, एक आवेश था Q2, इसका स्थिति सदिश था R1, इसका सदिश था R2। सदिश होते हैं मूल बिंदु से, जो सदिश होते हैं वो कहाँ से आते हैं, मूल बिंदु से आवेश तक। तो आवेश Q1 का सदिश कहाँ बनेगा, मूल बिंदु से यहाँ तक, और ये आवेश Q2 का सदिश कहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। सदिश का मतलब होता है स्थिति सदिश। अब याद करो, ये आवेश Q2 है, ये Q1 है, तो Q2 Q1 पे कहाँ को बल लगाएगा, ये Q2 Q1 को ऐसे धकेल लगा ऐसे, तो बल किस पे लगा, 1 पे लगाया, किसने, 2 ने, तो ये बन गया F12। इस बल की दिशा बताओ, दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ। इसकी दिशा कहाँ होगी, दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ। तो इसलिए हमने इस दूरी को क्या लिखा था, R21। याद करो क्या था ये, R21। दिशा कहाँ थी इस बल की, जो F12 की, दूसरे से पहले की तरफ, याद करिएगा। और फिर मैंने F12 का मान लिख के बताया था सदिश रूप, कूलाम के नियम का याद करिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश, दूसरा आवेश, और यहाँ आया था आपका वेक्टर 2 1। 2 1 का मतलब F जो 1 2 बल है वो दूसरे आवेश ने लगाया पहले पे, यानी F12 की दिशा दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ है। और नीचे क्या आया था, याद करो, R21 का परिमाण और उसकी घात 3। ये मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम के नियम के सदिश रूप में। और याद करो इसका भी मान रखा था वहाँ, मैंने इसका मान रखा था यहाँ R1 - R2, और यहाँ भी क्या लिखा था, R1 - R2। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ मान भरेंगे। अब ध्यान से देखो, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F12 ये वाला बल है जो Q2 ने लगाया Q1 पे। तो बताओ Q2 Q1 पे जो बल लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, उसकी दिशा बताओ, दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ। तो देखो भाई, ये जो F12 बल, इसकी दिशा देखो कहाँ है, दूसरा आवेश पहले को किस तरफ धकेल रहा, दूसरा आवेश पहले को इस तरफ धकेल रहा। तो ये दूरी क्या हुई हमारी, ये दूरी हम लेंगे दूसरे से पहले के बीच की दूरी। तो पहचान क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इस वाले सूत्र से। ये किन के बीच का बल है, Q2 और Q1 के बीच का बल है, तो आवेश तो आ जाएंगे Q1 और Q2। अब दूरी बताओ, बल कहाँ लग रहा, दूसरे आवेश से पहले की तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे R21 वेक्टर, और नीचे R21 वेक्टर का परिमाण की घात 3 प्लस। अब F13 का मान लिखो, F13 ये वाला बल है जो 3 ने 1 पे लगाया। तो किस किस के बीच का बल है, इन दोनों आवेशों के बीच का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आवेश Q1 Q3, इस बल की दिशा बताओ, तीसरे आवेश से पहले की तरफ। तो R31 आ जाएगा यहाँ पे, और R31 वेक्टर उसका परिमाण और घात 3 प्लस। ऐसे ही इस बल को लिखो, 1/4 को, 4 ने जो 1 पे लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों आवेशों के बीच का बल Q1 Q4। इसे मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस लाइन को पूरी करूँगा मैं आगे यहीं पे। अब ये बल लगा चौथे से पहले की तरफ, तो R41, और नीचे R41 का परिमाण उसकी घात 3। ऐसे ही F15 लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 1n लिख देता हूँ मैं सीधा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1n, इन दोनों के बीच का बल Q1 Qn। ये बल लगा किस तरफ देखो, n आवेश ने लगाया पहले की तरफ, तो Rn1, n ने लगाया पहले की तरफ, और नीचे Rn1 का परिमाण उसकी घात 3। अब ध्यान से देखिएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 ये तो आ गया कॉमन, जो बचा वो लिख दो भाई। यहाँ बचा Q2, इसका मान रखो जैसे वहाँ निकाला था कूलाम के नियम के सदिश रूप में। इसका मान आया था हमारा R1 - R2, आपके याद होगा, देख लेना नहीं तो। और यहाँ R1 - R2
वही परिमाण और घात 3 प्लस यहाँ से Q1 और ये बाहर चला गया तो कौन बचा Q3। इसका मान भरो R1 माइनस R3 और R1 माइनस R3 के परिमाण की घात 3। ऐसे ही यहाँ से ये बाहर चला गया, इसका मान भरो Q4 और यहाँ R1 माइनस R4 ये वेक्टर और नीचे इसके परिमाण की घात 3 R1 माइनस R4 और इसे मिटा देता हूँ जो कि ये पहले पढ़ाया हुआ है। डॉट 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 यहाँ कौन बचा Qn और यहाँ R1 माइनस Rn और यहाँ R1 माइनस Rn के परिमाण की घात 3। तो भाई ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर हो गया। तो मैंने इस फॉर्मूले को पूरा खोल के तुम्हें बता दिया, इसे नोट कर लो जरा, ये टॉपिक पूरा हो गया। नोट कर लो भैया, फिर मिटा देता हूँ, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझिएगा। देखिए अब तक आपने पढ़ा है कि आपने दो अचालक पदार्थों को रगड़ा, दोनों आवेशित हो गए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, हम जब आवेश को किसी तार के ऊपर दें, तार का मतलब कोई आपके पास कॉपर का वायर है या स्टील का वायर है, अगर हम आवेश को किसी तार को दें तो आवेश कैसे फैलेगा, या आवेश को किसी पृष्ठ पे दें तो आवेश कैसे फैलेगा, या आवेश को हम किसी आयतन किसी टुकड़े में को दें तो आवेश कैसे फैलेगा। तो वितरण का मतलब होता है आवेश का फैलना। वितरण का मतलब क्या होता है, आवेश का फैलना। याद रखना, अगर आपके पास कोई चालक है, चालक लोहा, ठीक, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, अगर आप इनमें से किसी को भी आवेश दोगे तो आवेश इनकी सतह पे आ जाएगा, अंदर नहीं रहने का। चाहे चालक ठोस है, चाहे चालक पृष्ठ है और चाहे चालक कोई तार है, अगर आप चालक को आवेश देंगे तो चालक के अंदर कभी आवेश नहीं रहता, कहाँ जाता है, पृष्ठ पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई टुकड़ा था लोहे का, ऐसा टुकड़ा देखो ईंट के जैसा लोहे का टुकड़ा था, लोहे का टुकड़ा है ईंट के जैसा, आपने इसमें छेद कर दिया, अंदर क्या कर दिया, छेद, और छेद करके आपने इसे अंदर ड्रिल से छेद करके और आवेश को अंदर दिया, यहाँ बीच में, यहाँ आवेश दिया, आवेश यहाँ दिया, लेकिन आपने क्या देखा, ये आवेश यहाँ रुका ही नहीं, कहाँ आ गया, सरफेस पे, यहाँ आ गया। तो चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसकी सतह पे फैलता है। वितरण का मतलब फैलना होता है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। चलो खैर, वो तो आगे ज़्यादा बात होंगी इस बारे में, अभी तो मैंने मोटी मोटी दो बात बताई कि जब आवेश को हम किसी लाइन यानी तार को देंगे तो कैसे फैलेगा, जब आवेश को हम किसी पृष्ठ को देंगे तो कैसे फैलेगा, जब आवेश को हम किसी वस्तु को देंगे तो कैसे फैलेगा। अगर वस्तु अचालक है, कोई टुकड़ा अचालक है तो आवेश उसमें अंदर भी रह सकता है, लेकिन अगर टुकड़ा चालक है तो आवेश उस पर कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। इसका कारण आपको बताऊंगा बाद में, नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी। वैसे तो बता देता हूँ कि जब आप किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो चालक में आवेश चल सकते हैं, चालक में आवेश चल सकते हैं। तो मान लो ये कोई चालक था, टुकड़ा था, टुकड़े के बारे में बता रहा मैं आपको, टुकड़ा हो चाहे ठोस गोला हो, चालक का मतलब लोहे का हो या एल्युमिनियम का हो या तांबे का हो, आपने इसमें अंदर आवेश दिए, अंदर आवेश दिए तो ये आवेश इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे करेगा, ये इसे करेगा, ये इसे करेगा, और ये क्योंकि चालक में आवेश चल सकते हैं तो चल चल के कहाँ जाएंगे, सतह पर, इसलिए चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। अचालक को जब आवेश देते हैं तो अचालक में आवेश चल नहीं पाता, तो जहाँ दोगे वो उसमें वहीं पे रह जाएगा, अंदर भी रह जाएगा, बाहर सरफेस पे नहीं आएगा। अचालक के अगर अचालक को आवेश देंगे तो अचालक में जो है आवेश अंदर रहता है और चालक की सरफेस पे रहता है। फिर से सुनिएगा, चालक को दिया गया आवेश प्रतिकर्षण के कारण सरफेस पे आ जाता है, चाहे ठोस गोला हो चालक चाहे टुकड़ा हो, लेकिन अचालक को अगर आवेश दोगे तो अचालक के आवेश अंदर रहता है, आयतन में रहता है अचालक के। क्लियर।
फिलहाल आप इस टॉपिक को देखो जो आप पढ़ रहे। मान लो आपने आवेश दिया किसी छड़ को या किसी तार को, ये कोई तार था मेरे पास, सीधा हो चाहे मुड़ा हुआ हो, आपने इसे आवेश दिया तो आवेश क्या होगा, इस पे एक समान रूप से फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। ऐसे ही जब आवेश आप किसी पृष्ठ को दोगे, पृष्ठ का मतलब कोई क्षेत्रफल को देंगे, तो आवेश इस पे भी फैल जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आवेश मैंने धनावेश दे रखा है यहाँ सब जगह। या अगर आवेश किसी आप टुकड़े को देंगे, तो आवेश इस टुकड़े में भी एक समान रूप से बढ़ जाएगा। अगर ये चालक हुआ तो आवेश इसकी सतह पे बटेगा, और ये अचालक हुआ तो आवेश इसके अंदर बटेगा, सारे में फैल जाएगा अंदर। ठीक है, तो आवेश का वितरण 3 तरह से हो सकता है। मेन पॉइंट ये है, आवेश का वितरण 3 तरह से हो सकता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, मान लो आपके पास कोई प्लास्टिक की छड़ थी, आपने चार्ज कर दी और चार्ज करके आपने उसे इस तार से टच करा दिया। तो आपके पास ये कांच की छड़ थी, आपने चार्ज करके, कांच की छड़ को जब चार्ज करते हैं उस पर प्लस आता है, किससे, रेशमी कपड़े से रगड़ने पर। तो आपने क्या काम किया, इस कांच की छड़ को चार्ज करके इस तार से टच करा दिया, तो इसका आवेश कहाँ चला गया, इस तार में। तो इस तार पे आवेश कैसे बटेगा, ऐसे बढ़ जाएगा, लंबाई के अनुदिश। कैसे बढ़ जाएगा, लंबाई के अनुदिश। अब आपने इसी छड़ को चार्ज करके कहाँ टच करा दिया, किसी पृष्ठ पे, तो आवेश कहाँ फैल जाएगा, सारे पृष्ठ पे फैल जाएगा। अब आपने इसे टच करा के इसे चार्ज करके टच करा दिया इस टुकड़े से, तो आवेश कहाँ बढ़ जाएगा, अब इस टुकड़े में बढ़ जाएगा। तो आवेश का वितरण अर्थात आवेश का फैलना 3 तरह से होता है। नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, रेखीय आवेश वितरण। क्या हेडिंग डालेंगे, रेखीय आवेश वितरण। लिखवाता हूँ, नोट कर लो इसे। जब आवेश किसी सीधी या वक्रीय रेखा पर, ये तार मुड़ा हुआ भी हो सकता है। जब आवेश किसी सीधी या वक्रीय रेखा पर एक समान रूप से बटा होता है, जब आवेश किसी सीधी या वक्रीय रेखा पर एक समान रूप से बटा होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये हेडिंग पूरा हो गया, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं। ये पूरा हो गया आपका, ये हेडिंग पूरा हो गया। अब हेडिंग डालो नीचे वाला, रेखीय आवेश घनत्व। लिख लो इसे बिल्कुल इसी पैटर्न में जैसे मैं बता रहा हूं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लिख लीजिएगा, इसे समझेंगे ध्यान से। देखो इस रेखा की लंबाई कितनी भी हो सकती है, क्या पता इसकी लंबाई अनंत हो, तो जब इसे आप आवेश दोगे पता नहीं इस पर कितना आवेश फैल जाए। तो हम क्या कहेंगे, मान लो इस लाइन पे आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। फिर से मान लो इस लाइन पे आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। कितना फैला हुआ हमें नहीं पता नहीं कितना आवेश फैला हुआ, कितनी लंबी लाइन है, कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है। तो मान लो इसी को निश्चित लंबाई ले ली हमने, निश्चित का मतलब कोई पार्ट ले लिया इसका, ये इस पार्ट की लंबाई L है, केवल इस पार्ट की। ये पार्ट हो सकता है 5 मीटर लंबा हो, चलो इस पार्ट को 5 मीटर लंबा ही लेते हैं। और केवल इस पार्ट पे जो आवेश है मान लो वो Q है, केवल इस पार्ट पे जो आवेश है वो कितना है, Q है। अब मेरा आपसे सवाल है, L लंबाई पे कितना आवेश फैल गया, Q। फिर से L लंबाई पे कितना आवेश फैल गया, Q। मान लो L बराबर है 5 मीटर, समझाने के लिए ला भाई, और Q बराबर है 20 कूलाम। तो L लंबाई पे कितना चार्ज फैल गया, 20 कूलाम। एकांक लंबाई पे कितना आवेश आएगा, एकांक का मतलब 1 मीटर पे। अब 5 मीटर पे कितना है, 20 कूलाम। तो एकांक लंबाई पे अर्थात 1 मीटर पे कितना होगा, आप ही बताओ, डिवाइड करके देखो, 20/5, 5 चौक 20, तो 4 कूलाम आवेश हो जाएगा इसकी 1 मीटर लंबाई पर। तो 1 मीटर लंबाई पे कितना, 4 कूलाम, 2 मीटर पे 8 कूलाम, 3 मीटर पे 12 कूलाम, 4 मीटर पे 16 कूलाम और 5 मीटर पे 20 कूलाम। ये तो मैंने कहा था शुरू में। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हमें ये पता है कि एल लंबाई पर क्यू आवेश है, तो एकांक लंबाई पे कितना आवेश होगा, एकांक लंबाई पे आवेश का पता चलेगा कुल आवेश को, ये कुल आवेश था ना, और लंबाई से भाग करके। तो क्यू बटे एल जो टर्म आई वो क्या है, तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। क्या है ये, तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब समझिए, अगर मैं कहूं एल लंबाई पर आवेश, एल लंबाई पर कितना आवेश है, क्यू, तो एकांक का मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर। एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक पे कितना हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा क्यू बटे एल। तो क्यू बटे एल क्या है, तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, यानी एकांक लंबाई पे कितना आवेश होगा, पूरी तार की बात नहीं कर रहे। तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुल आवेश को लंबाई से भाग करना पड़ता है। ये तो था एक मोटा मोटा इसका डेमो। अब मैं आपको समझाता हूँ इसे कक्षा 12 की लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से। एक समझ लो, बाकी दोनों समझ में आ जाएंगे अपने आप ही। देखो, मान लो ये कोई तार था जिस पे आवेश बटा हुआ था भाई, इस पे आवेश बटा हुआ था ऐसे। मान लो तार के ऊपर मुझे बहुत छोटी लंबाई लेनी है। कक्षा 11 में आप जानते हैं बहुत छोटी लंबाई होती है डीएल। डीएल लंबाई बिंदु के समान होती है, याद रखना। तो मान लो ये तार के ऊपर कोई डीएल लंबाई है, कितनी है, डीएल लंबाई, और डीएल लंबाई पर जो आवेश है वो डी क्यू है। सोच के बताओ, डीएल लंबाई पे आवेश कितना, डी क्यू। डीएल लंबाई पर आवेश, तार की डीएल लंबाई पर आवेश डी क्यू। तो एकांक लंबाई पे आवेश कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई पर आवेश डी क्यू अपॉन डीएल। क्योंकि डेरिवेशंस में हम आगे डी क्यू ही आवेश लेंगे सूक्ष्म, और डीएल सूक्ष्म लंबाई लेंगे। याद रखना डीएल लंबाई कितनी है, ये बिंदु के समान होती है। तो एकांक लंबाई पर आवेश को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब इसे नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। किसी सीधे या वक्रीय तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को, फिर से, किसी सीधे या वक्रीय तार की तो बच्चों नोट करिए रेखीय आवेश घनत्व। लिखिए, किसी सीधे या वक्रीय तार की प्रति एकांक लंबाई पर, पूरे तार की लंबाई की बात नहीं कर रहा, किसी सीधे या वक्रीय तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये टॉपिक पूरा हो गया इसलिए मैंने मिटा दिया। अब लिखिए, माना तार की डीएल लंबाई पर आवेश dq है, तार की डीएल लंबाई पर आवेश dq है, तब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर आवेश। वो कैसे निकलेगा, कुल आवेश को लंबाई से भाग करके। ठीक है भाई। अब इसका मात्रक बनाओ, आवेश का मात्रक कूलाम, लैम्डा का मात्रक तो कूलाम बटे मीटर, ये बन गया इसका मात्रक। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अब देखो, ये दो टॉपिक आप खुद करेंगे। मैंने क्या लिखवाया था इससे पहले में, जब आवेश, इसमें क्या लिखवाया था, जब आवेश किसी सीधी या वक्रीय रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब आप यहाँ क्या लिखोगे,
अब बात करते हैं इसकी। जब, अब लिख लो, चलो मैं लिखवाता हूँ। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, अब फिर वही बात, ये पूरा पृष्ठ है, पता नहीं कितना बड़ा पृष्ठ है, तो हम क्या मान रहे हैं कि ये पृष्ठ के ऊपर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA। कितना है सूक्ष्म क्षेत्रफल dA। तो dA जो क्षेत्रफल है पृष्ठ के ऊपर, इस पे जो आवेश है वो dQ है। चित्र बना लेना है और ये भी बना लेना। जो पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है, छोटा सा क्षेत्रफल, बिंदु के समान मैंने बड़ा बनाया समझाने के लिए। तो dA क्षेत्रफल पे जो आवेश कितना है dQ। तो dA क्षेत्रफल पर आवेश कितना है dQ। तो एकांक क्षेत्रफल पे कितना हो जाएगा भाई, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश हो जाएगा dQ अपॉन dA। तो एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश होगा उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्लियर। तो ये हेडिंग डाल लिया, अभी डाल दो पृष्ठीय आवेश घनत्व डालो, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखिए, माना किसी पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर आवेश dQ है, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर मैं यहां लिख रहा हूं, सिग्मा बराबर हो जाएगा dQ अपॉन dA। और सिग्मा का मात्रक क्या बन जाएगा भाई, आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। सीधी सी बात है, एकांक लंबाई पे आवेश तो रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा है, ये दोनों मैंने आपको समझा दिए। अब नोट करिए, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। लिखिए, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब हेडिंग डालिए, आयतन आवेश घनत्व। मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, टुकड़ा है, कोई टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा, इस पे आवेश बटा पड़ा सारे में। ये पृष्ठ नहीं है, टुकड़ा है, कोई ध्यान रखना। तो ये आवेश कहाँ बट रहा, पूरे आयतन में। कहाँ बट रहा है, पूरे आयतन में। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ आयतन आवेश वितरण। अब मान लो इसके अंदर कोई सूक्ष्म आयतन है, मैं बना के दिखा रहा आपको। ये सूक्ष्म आयतन है dV। चाहे बड़ा आयतन तो होता है V, तो छोटा होगा dV। और इस पे जो आवेश है इस छोटे से टुकड़े पे, वो है dQ। मैं फिर से बता रहा हूँ, dV आयतन बिंदु के समान होगा। ये बड़ा बनाया समझाने के लिए। अब देखो, dV आयतन में आवेश कितना dQ, तो एकांक आयतन में आवेश, एकांक आयतन में आवेश हो जाएगा dQ अपॉन dV। इसे कहते हैं हम
आयतन आवेश घनत्व, क्या कहते हैं इसे? आयतन आवेश घनत्व। रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो लिख लीजिएगा इसे। किसी वस्तु के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रोह से प्रदर्शित करते हैं। अब रोह का मात्रक बनाओ। आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। विमान तीनों की बना लेना अपने आप, और तीनों ही अदिश राशि हैं। तीनों ही क्या हैं? अदिश राशि हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एकांक लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई पर आवेश, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में आवेश, वो पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एकांक आयतन में जो आवेश आएगा वो आयतन आवेश घनत्व होगा। एक को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले वाले को लैम्डा से, दूसरे वाले को सिग्मा से, तीसरे वाले को रो से। ये बात क्लियर होगी। ये भी एनसीईआरटी में अलग एक टॉपिक था, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछना।